सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत विषय शीर्षक लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने पहले पढ़ा भी था और उस पाठ को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा जो हम लोगों ने उस पाठ को जो पढ़ा था उस पर थोड़ा विशेष संक्षेप में ध्यान देते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेसन में पढ़ा था कि तिब्बत की राजधानी लहासा कि वहाँ जाने का जो रास्ता जो मार्ग था कलिम्पोंग वह बंद हो चुका था। इस कारण से और साथ ही वहाँ जाने के लिए भारतीयों की अनुमति नहीं थी। तो जब कलिम्पोंग का रास्ता बंद था तो वहाँ लोग जाने के लिए नेपाल के रास्ते से जाया करते थे। नेपाल के रास्ते से जिस रास्ते से जाया करते थे बच्चों, वहाँ फौजी चौकियाँ, फौजी किले भी बने थे। वह चीनी पलटन भी रहा करती थी, लेकिन अब चीनी पलटन नहीं है। अब वहाँ फौजी मकान, फौजी किले अब गिर चुके हैं, लेकिन उन स्थानों में, उन चौकियों, उन किलों में अब किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। बच्चों, ये जो रास्ता है ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वहाँ फौजी चौकियाँ, फौजी किले थे। ठीक है, लेकिन जब लेखक वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक मकान में ठहरते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि वहाँ क्या है, वहाँ का जो परिवेश, वहाँ का जो वातावरण है उसके बारे में भी इस पाठ पे ध्यान देते हैं और साथ ही इस दुर्गम कठिनाइयाँ, ठीक है, जो यात्रा है उसका वर्णन इन पाठ में है। तो बच्चों, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ रुकने की उचित व्यवस्था नहीं मिलती थी। यदि किसी कोई जान पहचान वाला है तो हम बराबर कहीं रुक सकते थे। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में जा कर के उस घर की महिला, सास या बहू के सामने वहाँ उस जा कर के उसको अपनी सामग्री दे कर के, ठीक है, चाय बनवा सकता था, भोजन बनवा सकता था। लेकिन यदि उसे कहीं शंका है कि उसका जो उसकी दी हुई सामग्री को कहीं वो चुरा ना ले, तो आप वहाँ जा कर के नमक, सोडा या और जो सामग्री है वो आप दे सकते हैं या स्वयं बना सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर थी, यदि वहाँ पर किसी को शंका हो, कोई निम्न जाति का है, यदि उसे लग रहा वेशभूषा देकर ये कहीं चोर चौका ना हो, तो उसे जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, उनको डाणे थोंगला की चढ़ाई चढ़नी थी। उस डाणे थोंगला में बहुत ही भयंकर नदियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ी जो 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई की थी, वहाँ चढ़ना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ डाकुओं का भय था, क्योंकि पिछले ही साल पता चला वहाँ किसी को जान से मार डाल दिया गया था या मार दिया गया था। और वहाँ जो डाकू रहते थे वो पहले जान से मार डालते थे, फिर उसकी जेब में देखते थे कि है कुछ है कि नहीं, क्योंकि उन डाकुओं को भी भय था कि देखें छोड़ देंगे तो हो सकता है कल हमारे लिए खतरा न बन जाए। ठीक है, वहाँ जो डाणे थोंगला की जो चढ़ाई है, मतलब जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में इतनी नदियाँ, इतने पहाड़ियाँ हैं, इनके मोड़ के कारण दूर दराज से गांव दिखाई नहीं देते थे। साथ ही वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी कि अगर हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मार दिया जाता है, ठीक है, जान से मार दिया जाता है, तो कोई खुफिया एजेंसी नहीं थी कि वो ढूंढ निकाले कि मारने वाला कौन है, हत्यारा कौन है। ये जांच करने के लिए कोई खुफिया एजेंसी नहीं थी। बच्चों, यहाँ जिस तरह हमारे यहाँ लोग डंडे लेकर घूमते हैं, इसी प्रकार वहाँ बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमा करते थे। लेकिन लेखक और उनके मित्र को डकैतों का डर नहीं था, इसलिए कि
कहीं भी अगर ऐसा लगता कि डकैत मिल जाएंगे तो ये अपनी टोपी उतार करके, चूँकि भिक्षु के बाद में तो थे ही, टोपी उतारे कुची कुची दया दया करके भीख मांगने लगते, इसलिए उनको डर नहीं था। ठीक है बच्चों, इसके उपरांत हम लोगों को जो पढ़ना है, चूँकि पहले पढ़ चुके थे, आज यहाँ से पढ़ना है बच्चों। ये ध्यान दीजिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों से शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता के स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। ठीक है, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। अब वहाँ से दूसरे दिन की बात बताई जा रही है कि ये घोड़े पर सवार होकर चल पड़े, चूँकि चढ़ाई ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन डाणे से पहले ये एक जगह विश्राम लेते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, अब दोपहर के वक्त ये डाणे के ऊपर पहुँचे। दोपहर का समय था। ठीक है, डाणे की पहाड़ी पर पहुँच गए, जहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से 17-18 हजार फीट थी। ठीक है, और वहाँ पहुँचने पर क्या देखते हैं कि दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर जो पहाड़ी थी, ठीक है, वो पूरी क्या थी, श्वेत थी, सफ़ेद थी। ठीक है, किसी भी प्रकार की हरियाली नहीं थी। ठीक है, लेकिन उत्तर की तरफ देखने पर, ठीक है, कुछ बर्फ भी थी। ठीक है, बर्फीली पहाड़ियाँ थीं। ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च स्थान पर, वहाँ सर्वोच्च यानी सबसे उच्च स्थान पर डाणे के देवता की मूर्ति थी। ठीक है, अब वहाँ क्या थे, हमने पढ़ा, जो पत्थर, ठीक है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगे, पत्थर, बहुत सारे पत्थरों का ढेर था, जानवरों की सींगे थी। ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े की वहाँ ध्वज पताकाएँ लहरा रही थी। ठीक है, इस पढ़ने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, उतराई, अब नीचे। ठीक है, अब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, उस समय की बात बताई जा रही है। ध्यान दीजिएगा। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, अब ढलान थी, उतर रहे थे, आसानी थी, सरलता थी। ठीक है, शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल दिन के, और कुछ और साथी भी साथ में चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई को थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। ठीक है, धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब क्या कहते हैं, उस घोड़े को मारना पीटना नहीं चाहते थे। ठीक है, घोड़े पर सवार होकर चुके आ रहे थे। घोड़ा इनकी धीमी गति से चल रहा था और इनको लगा कि शायद चढ़ने के कारण थक चुका है और इसलिए उस घोड़े को मारना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, और लेखक बहुत पिछड़ गया, अपने मित्र सुमति से बहुत दूर पिछड़ गया। मैं दुखनियों वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ठीक है ना, बैठे थे लेकिन ऐसा महसूस करें तो उनको समझ नहीं आ रहा घोड़ा किधर जा रहा है, क्योंकि घोड़ा भी थक चुका था। घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, ध्यान दीजिए आगे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट पड़े थे। ठीक है, मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया।
आगे एक घर में पूछने में पता चला कि लंगकुआं का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से पीछे मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो घोड़ा कैसा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। ठीक है, लंगकोर में से एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उन्हें अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और गर्म तुक्का पिया। तुक्का मतलब बच्चों, तुक्का मतलब होता है एक खाद्य पदार्थ। ध्यान दीजिए, जब वहाँ से लंगकोर की ओर जा रहे थे तराई पर, तो उस दौरान इनका घोड़ा धीमी गति से चल रहा था। ठीक है, घोड़े की थकावट को महसूस करे घोड़े पर इन्होंने मारना नहीं चाहा, लेकिन जाते जाते आगे से 2 रास्ते निकले हुए थे जो ये बाएं की ओर गलत रास्ते पहुंच जाते हैं। मील 1.5 मील पहुंचने पर इन्हें ये पता चलता है कि हम गलत रास्ते में हैं। सही रास्ता दाएं तरफ का रास्ता था। पुनः लौट करके वो सही रास्ते पकड़ करके जब वह अपनी मित्र सुमति के पास पहुंचे तो सुमति काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अब आए हो, 2 टोकरी कंडे जला डाले, 3-3 बार चाय गर्म किया। ठीक है, वैसे भी मंगोलों का मुंह लाल होता है और गुस्से में तो थे, लेकिन नहीं, शीघ्र ठंडा भी हो जाता है। और लेखक ने अपने मित्र सुमति को बताया कि देख नहीं रहे हो हमारा घोड़ा कैसा है, हम घोड़े के कारण लेट हो गए और साथ ही गलत रास्ते में चले गए थे। उन्होंने ये वृत्तांत सुमति को बताया। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ते थे। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बनता है। क्या कहते हैं कि हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। जिस मैदान में थे वो बहुत बड़ा विशाल मैदान था, बड़ा मैदान था और पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, क्योंकि वो स्थान बीच में था। ठीक है, और चारों तरफ पहाड़ थे, तो इस कारण से वो स्थान टापू जैसा लगता था। ध्यान दीजिए आगे, उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिर। ठीक है ना, समाधिगिर उस जगह का नाम था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया गंडा बना लेते थे। ठीक है, जहाँ ये ठहरे हुए थे वहाँ पर भी जो सुमति थे उनके जान पहचान के बहुत सारे यजमान थे। उनके गंडे खत्म नहीं होते थे, क्योंकि बोधगया से जो कपड़े लाए थे उसे गंडे बना लेते थे। गंडा का तात्पर्य होता है कोई कपड़ा या गांठ बांधकर धागा जिस पर मंत्र द्वारा उच्चारण किया जाता था या मंत्र फूंका जाता था। तो यानी कोई कपड़ा या धागा जो गांठ का बंधा होता था उसे मंत्र फूंक कर या मंत्र जाप कर ठीक है ना, उसको गंडा बनाया जाता था। ध्यान दीजिए आगे, तो गंडे कभी खत्म नहीं हो जाते थे। यदि हो जाते थे तो बोधगया का गंडा, जो बोधगया से कपड़ा लाए थे उसे गंडा बना लेते थे। वही अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसे भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो उनके मित्र सुमति थे वो वहाँ पर भी आसपास के गांव में जाना चाहते थे। अब लेखक को लगा कि यदि वो दूसरे गांव में जाएंगे
तो कहीं हफ्ते भर न लगा दें, इस कारण से वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यदि आपको गंडे बांटना ही है तो यहीं गांव में आप बांट दो, ठीक है, और वहाँ दूर दराज मत जाओ। बल्कि इसके बदले क्या लिखा हुआ है, मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, है ना। उन्होंने शर्त रखी कि आप वहां मत जाइए, दूर दराज गाँव में ना जाइए, क्योंकि उनको शंका थी कि हफ्ते भर लगा देंगे, इसलिए वो जाने के लिए मना कर दिए। उन्होंने कहा गंडे इसी गाँव में बांट दो, बल्कि उसके बदले हम ठीक है ना, आपको रुपया पैसे दे देंगे। ध्यान दीजिए आगे। सुमति ने स्वीकार किया और सुमति ने उनके कथन को स्वीकार किया। सवेरे, ध्यान दीजिए, दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। भरिया कब से तात्पर्य बच्चों भार ढोने वाला, जिस तरह कुली जो होते हैं एक तरह के भरिया हैं। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, मिला भी नहीं कोई और विलम्ब भी हो गया। ये क्या कहते हैं, सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ा। अब ये भरिया ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन भरिया नहीं मिला और इनको फिर विलम्ब भी होगा और 10-11 बजे ये तेज धूप में इनको चलना पड़ा। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी, और तिब्बत की जो धूप थी बहुत कड़ी थी, वो तेज धूप थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े के सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। यानी मोटा कपड़ा यदि हम सिर पर को ढक लेते थे तो गर्मी खत्म हो जाती थी, गर्मी नहीं लगती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। पीछे इनके सामान भी रखे हुए थे जो बर्फ जैसा ठंडे में महसूस हो रहा था। आगे दोपहर के आगे तेज धूप लग रही थी क्योंकि दोपहर के 2 बजे थे। अब 2 बजे सूरज की मुंह करके चल रहे थे। ललाट पर धूप की ललाट मस्तक पर तेज धूप लग रही थी और पीछे कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। फिर इन लोगों ने क्या किया, अपने पीठ पर अपने अपने जो सामान लिए थे अपने अपने सामान को रखा और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कहकर शेखर विहार को चलने के लिए कहा। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर भी तिंगरी में भी सुमति के यजमान थे, उन्होंने एक यजमान से मिलने को कहा, लेकिन हमने शेखर विहार चलने का बहाना करके वहाँ जाने के लिए उस बात को टाल दिया। ध्यान दीजिए, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों को बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। जो वहाँ की ज़मीन थी तिब्बत की, वह छोटे या बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता या कराता। कुछ जागीरदार कुछ खेती करते थे या कुछ खेती कराते थे। ध्यान दीजिए आगे, यहाँ से
जागीरदारों को बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। ठीक है, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता, इस जिसके लिए मजदूर बेगार मिल जाते। जो जागीरदार थे वो खुद खेती कराते भी थे और मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे, सस्ते में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। जो वहाँ खेती, वो जो भूमि थी वहाँ की खेती करने के लिए कोई न कोई भिक्षु को भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। लेकिन वहाँ जो जागीर थे, जो भिक्षु को भेजते थे खेती कार्य देखने के लिए, वह भिक्षु किसी राजा से कम नहीं होता था। ध्यान दीजिएगा, सेकर की खेती के मुखिया यानी भिक्षु, सेकर जो एक स्थान है वहाँ की जो खेती थी वहाँ का जो मुखिया कौन था? भिक्षु, क्योंकि भिक्षु देखरेख करता था। बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। ठीक है ना, वहाँ के जो भिक्षु थे वो भी लेखक से बड़े प्यार से मिलते थे। ठीक है, यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। ये वहाँ मंदिर मठ में जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ बुद्ध वचन, गौतम बुद्ध के जो वचन स्वरूप जो पुस्तक थी, एक हस्तलिखित यानी हाथ की लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। 103 पोथियाँ, बहुत सारी पोथियाँ रखी हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरा आसन भी वहीं लगा। ठीक है, यानी जहाँ 103 पोथियाँ रखी हुई थी वहाँ लेखक बैठ गए। वह बड़े मोटे कागज के अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। जो किताबें थीं बड़े मोटे बड़े अक्षरों में, स्वच्छ साफ सुथरे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी। ठीक है, 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने, शेर के वजन से मत तात्पर्य है। ठीक है, सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। यहाँ पर भी जो उनके मित्र सुमति थे, आसपास के जो उनके यजमान थे वहाँ पर जाने के लिए लेखक से पूछा। तो अब मैं यह पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगा देंगे, लेकिन वह उस दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नशे में विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो बौद्ध धर्म की लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उस पुस्तकों में व्यस्त हो गए, पढ़ने लगे। जो 15-15 शेर से कम नहीं थी, बड़े मोटे स्वच्छ अक्षरों में लिखी हुई थी। उसी दौरान लेखक के मित्र सुमति पुनः यजमानों के पास जाने के लिए कहा, तो इस बार लेखक ने उन्हें नहीं रोका, जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इस बार लेखक पुस्तकों में खो गया था। जो गौतम बुद्ध के वचन स्वरूप जो पुस्तकें थीं उस पुस्तक को पढ़ने में लेखक पूरी तरह लीन हो गया। इसलिए लेखक इस बार जाने की अनुमति अपने मित्र सुमति को दे दी। लेकिन उन्हें यह शंका थी कि अभी भी 2-3 दिन लगा देंगे, जबकि लेखक के मित्र सुमति दूसरे दिन यजमानों के पास मिलने के लिए चले गए और उसी दिन दोपहर के बाद लौट आए। और फिर उसके बाद अपना अपना सामान लेकर के ये लौट पड़े। ठीक है बच्चों, आपका पाठ लहासा की ओर गद्य पाठ है। ठीक है, इस गद्य का पाठ का हम लोगों ने विश्लेषण किया, पाठ का अध्ययन किया और इस तरह से पाठ आपका समाप्त हुआ। इस पाठ का रहा सार
बच्चों, मैं इस पाठ का कल आपको पूर्ण रूप से इसका जो सार है यानी सारांश है मैं बताऊंगा। इस कल पढ़ने से पहले बच्चों एक बार इसका पुनः आप अच्छी तरह से पाठ का पाठन कार्य कर लें, ताकि जो मैं कल सारांश या सार आपको बताऊंगा पाठ का सार, तो आपको पूरी तरह अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद बच्चों।